1 अप्रैल को IBPS के रिजल्ट्स आए और काफ़ी सारे लोगों ने PO एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, किसी ने क्लरिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, किसी ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और सबको अलग अलग बैंक्स अलॉट हुए। काफ़ी सारे लोगों को इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है और उनके मन में अब काफ़ी सारे डाउट्स आ चुके हैं कि उनको क्या बैंक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सक्सेस का मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो थ्रेट है वो उनके दिमाग में बार बार घूम रहा है और बिल्कुल हो भी क्यों ना है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था। वो लोग पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे और अपने लास्ट अटैम्प्ट में जाकर एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है, बट फिर भी वो अभी तक बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने आया हूँ कि जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए उनको क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट जो है वो किस तरीके से घूमेगा, कितना टाइम लगेगा प्राइवेटाइजेशन में और कौन से बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा और कब तक होगा, ये सारी चीज़ें आपसे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली साल 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था और उससे 2 महीने पहले बजट सेशन में अनाउंसमेंट हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को प्रपोज़ कर रही हैं। और उस टाइम काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ थी और मैंने भी एक वीडियो बनाकर डाला था कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से बैंक्स किसको चूज़ करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने काफ़ी सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकाले थे। किसी ने PO निकाला था, किसी ने क्लरिकल निकाला था। तो उस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों के RRBs के एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई थे। तो मैंने उस पर एक बाकायदा वीडियो बनाकर डाला था कि आप कौन सी बैंक में जाओ, कौन सी बैंक में नहीं जाओ, क्योंकि उस टाइम प्राइवेटाइजेशन का जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर तक डेफिनेटली 2 बैंक्स प्राइवेटाइज्ड हो जाएंगे। बट जिस तरीके से इवेंट्स ऑकर हुए हैं पूरे साल भर, हम लोगों ने देखा, सबसे पहले स्टार्टिंग में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आया था प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉय यूनियंस थे और ऑफिसर यूनियन थे, उन्होंने काफ़ी सारा विरोध किया था प्राइवेटाइजेशन का और कई सारे लेटर्स वगैरह भी लिखे थे, जिसके जवाब में फिर वो जो एक कहते हैं ना कि र्यूमर आता है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, तो वो र्यूमर्स आने बंद हो गए थे। उसके बाद समय समय पर मीटिंग्स हुई प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। मैंने पर्टिकुलरली हर इंटरवल पर वीडियो पोस्ट किए थे और एट लास्ट जो रिकमेंडेशन नीति आयोग की तरफ से निकल कर आई थी कैबिनेट के सामने, वो आई थी इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की। तो दोस्तों, ऐसे में अब जो रिसेंटली नाम मीडिया में चल रहे हैं वो सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ही चल रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को ये बैंक्स अलॉट हुए हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि क्या उनको वो बैंक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको वही 2 पर्टिकुलर बैंक मिले हैं तो डेफिनेटली आप उन 2 बैंक्स को आप डेफिनेटली ज्वाइन करो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप अभी बैंक्स को ज्वाइन ना करो। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जिनके भी सिलेक्शंस जो उन बैंक्स में हुए जो कि अभी कुछ साल पहले मर्ज हुए थे, अगर उसमें हैं तो बिल्कुल ही आप को कुछ भी सोचना नहीं है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन का जो थ्रेट है वो स्टार्ट होगा और अगर होगा भी तो उन बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लगभग 10-15 साल लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बैंक्स हैं और इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए सभी बैंक्स को प्राइवेटाइज करना। और गवर्नमेंट सारे बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं करेगी, टॉप के 4 या 5 बैंक्स को वो अपने पास बचा के रखेगा। तो ऐसे में जिनके सिलेक्शंस उन बैंक्स में हुए हैं, आप लोग डेफिनेटली बिना किसी टेंशन के ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। जिनके सिलेक्शंस इन बैंक्स में हुए हैं आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन का जो पहला फ़ेज़ है उनमें इन बैंक्स को कवर नहीं किया जाएगा। देखिए, आगे चलकर कितने फ़ेज़ होंगे प्राइवेटाइजेशन के कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जब प्राइवेटाइजेशन की स्टार्ट नहीं हुई है तो किन किन बैंक्स में आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन होगा इसके बारे में भी कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपके सिलेक्शंस हुए, डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और अच्छे से अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों ने जो बैंक्स ज्वाइन किए थे उनके मन में ये डाउट था कि आगे चल के हम लोग कहीं प्राइवेटाइज्ड ना हो जाएं। आज उनको लगभग 1 साल हो गया है और नहीं हुआ है तो 1-2 महीनों में 1 साल हो जाएगा पूरा, और वो लोग सक्सेसफुली अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। और यही होता है, क्योंकि अगर जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो हमें हमेशा हिस्ट्री से मोटिवेट होना चाहिए। अगर आप IDBI की बात देख लो तो IDBI का कितने सालों से प्राइवेटाइजेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक न्यूज़ ये थी कि अप्रैल में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट फाइनल कर देगी, बट अभी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए उन्होंने अब डेडलाइन मई की कर दी है। तो अगर आप
आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे तो गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन। जब तक ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाएगा हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं आगे चलकर कि किस चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपने बताया था आपको कि जैसा कि सोर्सेज के थ्रू पता पड़ा था कि सितंबर तक गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है वो करेगी। बट जिस तरीके से अभी इवेंट्स चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी प्रोग्रेस चल रही है, उसको देखकर ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सितंबर तक भी प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्राइवेटाइजेशन पर अगर गवर्नमेंट जाता है तो इसके प्राइवेटाइजेशन में भी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि अगर इन बैंक्स के आप लोग एसेट साइज़ को उठाकर देख लो तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई इन बैंक्स को परचेज़ कर पाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस की एंट्री अलाउड नहीं है। तो कोई बैंकिंग कंपनी ही इसको एक्वायर करेगी और शायद प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं, जितनी भी प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज़ हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट बैंक की ओनरशिप लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नेट इनकम देखो तो वो भी माइनस में है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये बढ़ रही है लगातार, बट अभी भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसकी वो माइनस में है। तो ऐसे में अपने ऊपर कोई बोझ नहीं बनाना चाहेगा। तो शायद हो सकता है गवर्नमेंट इसीलिए 20% का जो कैप है फॉरेन इन्वेस्टर्स का वो हटाना चाह रही हो, ताकि कोई फॉरेन बैंकिंग कंपनी इंडियन बैंक्स में इंटरेस्ट दिखाए। और दोस्तों, जब तक ये प्रोसीजर होगा, ये बड़ा ही लंबा प्रोसीजर है, इसमें मिनिमम आप मानकर चलो 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि कई सारे रुकावटें आती रहती हैं, कभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लगभग 3-4 साल का तो समय डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, और उसमें फिर आपके पास मौका है कि आप लोग कहीं और भी कैरियर स्विच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग वहीं पर रहिए, बट अगर ऑप्शन है तो आप डेफिनेटली उसको स्विच कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं जिनके भी सिलेक्शंस हुए हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, अपनी सक्सेस को एंजॉय करिए, अच्छे से ज्वाइन करिए और बैंकिंग में अपना करियर बहुत अच्छा बनाइए। तो दोस्तों, फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।